वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर का रिवीजन करेंगे। ये आपके बिजनेस स्टडीज़ का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे बहुत सारी केस स्टडीज़ आती रहती हैं। और इस वीडियो में हम लोग एक कंप्लीट डिस्कशन करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर पे, और जो भी इसमें टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकली बाय गिविंग सम एग्जांपल्स कि आप कैसे इसको समझें और कैसे इसकी केस स्टडीज़ को एग्जामिनेशन में सॉल्व करें। स्टार्ट करते हैं बच्चों बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन से। द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोर्सेस दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज बट दे में अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस। यानी कि ऐसे इंडिविजुअल्स, ऐसे इंस्टीट्यूशंस या ऐसे फोर्सेस जो बिज़नेस के कंट्रोल से बाहर हैं, यानी कि जो बिज़नेस के कंट्रोल में नहीं है बट ये बिज़नेस की परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करेंगे, मे बी पॉजिटिवली या नेगेटिवली बिज़नेस की परफॉर्मेंस जो है वो इम्पैक्टेड होगी। तो ऐसे फोर्सेस को, इंडिविजुअल्स को या इंस्टीट्यूशंस को बिज़नेस एनवायरनमेंट में इंक्लूड किया जाता है। अगर हम बच्चों बात करें इंडिविजुअल्स के, इंडिविजुअल्स कोई भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल पीएम ऑफ इंडिया या गवर्नर ऑफ आरबीआई या कोई सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का जस्टिस अगर कोई डिसीजन लेता है किसी बिजनेस पॉलिसी पे या किसी रूल्स पे, रेगुलेशन पे, तो ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी बिज़नेस की परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करेगा। कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिज़नेस की परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करे। फॉर एग्जांपल अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है, बैंक रेट बढ़ा देता है, तो लोन महंगे हो जाएंगे और लोन महंगे होने से इसका सीधा सा इम्पैक्ट कंपनी की सेल्स पे आने वाला है। सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे फोर्सेस की, तो फोर्सेस जैसे डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस, अगर इन्फ्लेशन इकॉनमी में है या डिफ्लेशन इकॉनमी में है, डिमांड और सप्लाई फोर्सेस में इक्विवेलेंट नहीं है, तो इसका असर भी हमारे बिजनेस पे पड़ने वाला है, हमारी परफॉर्मेंस पे पड़ने वाला है समहाउ। तो बिजनेस इन्वायरमेंट सिंपली मीन्स ऑल द इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड वेरियस फोर्सेस जो बिजनेस की परफॉर्मेंस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगे, तो वो किस में शामिल किए जाएंगे, बिजनेस एनवायरनमेंट में। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, इंडिविजुअल मीन्स इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल अथॉरिटीज़, इंस्टीट्यूशंस मीन्स कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन, फॉर एग्जांपल आरबीआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मे बी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, मे बी स्टॉक एक्सचेंज, जिनके किसी डिसीजन से बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, या अदर फोर्सेस लाइक डिमांड, सप्लाई, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, तो ये ऐसे फोर्सेस हैं जिसका बिजनेस पे इम्पैक्ट होना ही होना है ना। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में आगे अगर हम जाएंगे तो आगे आते हैं फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जो कि बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर केस स्टडीज़ में फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर केस स्टडीज़ आती हैं, और ये फीचर्स अगर आप देखोगे देर आर 7 फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। पहले नंबर पे टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, then business environment includes specific as well as general forces. All the forces of the business environment are interrelated. Then business environment is dynamic, uncertain, business environment is complex as well as relativity is there. तो इनको अगर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो ये फीचर्स हैं क्या भाई, है ना। तो फीचर्स की अगर हम बात करें तो पहले नंबर पे बात करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में जो भी फोर्सेस हैं वो सारे के सारे एक्सटर्नल फोर्सेस इंक्लूड किए जाते हैं जो बिज़नेस के कंट्रोल से बाहर हैं, यानी कि जिनका बिजनेस का जिनके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है। जैसे हम इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, आरबीआई की क्या पॉलिसीज़ हैं या क्या नए आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसीज़ आने वाली हैं या क्या गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसीज़ आने वाली हैं, ये बिज़नेस के कंट्रोल से बाहर है ना। तो इसीलिए इसको बोलते हैं टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट में जो भी फोर्सेस हैं वो सारे के सारे एक्सटर्नल हैं। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो देयर आर स्पेसिफिक एज वेल एज जनरल फोर्सेस। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में जो फोर्सेस हैं उनको दो पार्ट में आप क्लासीफाई कर सकते हो भाई, एक तो स्पेसिफिक एंड दूसरा जनरल। पहले अगर हम बात करें तो जनरल फोर्सेस की, तो जनरल फोर्सेस में बिजनेस एनवायरनमेंट के उन फोर्सेस को इंक्लूड किया जाएगा जिनका सारे ही बिजनेस पे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होने वाला है, यानी कि उनमें जब भी चेंजेस होंगे तो समहाउ मोस्ट ऑफ द बिजनेस वुड बी इम्पैक्टेड आउट ऑफ दी चेंजेस। स्पेसिफिक फोर्सेस की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे फैक्टर्स, फोर्सेस हो सकते हैं या इंडिविजुअल्स हो सकते हैं जिनमें चेंजेस होने की वजह से
कुछ फर्म्स पे इसका इम्पैक्ट हो और कुछ फर्म्स पे इसका इम्पैक्ट ना हो। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें स्पेसिफिक फोर्सेस में क्या क्या आएगा, जैसे रिटेलर्स, होलसेलर्स, इन्वेस्टर्स, सप्लायर्स, तो ये कैसे फोर्सेस हो जो होंगे, स्पेसिफिक फोर्सेस हो जाते हैं। स्पेसिफिक फोर्सेस को आप कह सकते हैं ये माइक्रो फैक्टर्स हैं जो बिजनेस इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करेंगे। माइक्रो का मीन्स स्मॉल है, ये बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस, बट क्योंकि माइक्रो है तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, बिजनेस टू बिजनेस हो सकता है इनका इम्पैक्ट किसी के बिज़नेस पे कम हो, किसी पे ज़्यादा हो, और हो सकता है किसी बिज़नेस के लिए इम्पॉर्टेंट ना हो। जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो जो ऑनलाइन ई रिटेल फॉर्म्स हैं, तो हो सकता है उनके लिए होलसेलर्स और रिटेलर्स की इतनी इम्पोर्टेंस ना हो, बट एक ऐसी फॉर्म है जिसका मेन बिजनेस रिटेलर्स के थ्रू हो रहा है, तो ऐसी फर्म के लिए अगर रिटेलर स्ट्राइक कर देंगे तो हो सकता है उसका बिज़नेस, जब तक फ़िलहाल स्ट्राइक है तब तक सेल्स और रेवेन्यूज़ आने बंद हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो इंडिविजुअल फोर्सेस हैं, यानी कि जो स्पेसिफिक फोर्सेस हैं, उनका बिजनेस टू बिजनेस इम्पैक्ट अलग अलग हो सकता है, या हो सकता है एक बिज़नेस में इम्पैक्ट हो, दूसरे बिजनेस में इम्पैक्ट ना हो। लाइक मैंने एग्जांपल्स दिए आपको, इन्वेस्टर्स, सप्लायर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स, कस्टमर्स। बट जनरल फोर्सेस की अगर हम बात करेंगे तो इनमें जब भी चेंजेस होंगे, ये ब्रॉड फोर्सेस हैं, इनमें जब भी चेंजेस होंगे तो इसका इम्पैक्ट सारे बिजनेसेस पे होने वाला है। लाइक पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ऑफ द कंट्री, ये सारे के सारे जितने भी डायमेंशंस या फोर्सेज हैं ये आ जाएंगे आपके जनरल फोर्सेज में। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो आपका आता है दैट इज़ इंटर रिलेटेडनेस। अगर हम बात करें तो बिजनेस इन्वायरमेंट के जो भी फोर्सेज या फैक्टर्स हैं, दीज आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर, है ना। टेक्नोलॉजी में जब भी कोई चेंजेस होते हैं जनरली, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि समहाउ वो सोशल इन्वायरमेंट में भी चेंजेस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल नई टेक्नोलॉजी आने से अभी क्या हुआ कि कम्युनिकेशन फास्ट होने की वजह से, कम्युनिकेशन में रेवोल्यूशन होने की वजह से आज की डेट में ज़्यादातर कंट्रीज़ आपस में टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है, इंफॉर्मेशन से कनेक्टेड है। बहुत सारे सोशल साइट्स हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, या आप ये कह सकते हैं कम्युनिकेशन के बहुत सारे मीडियम्स हैं जो बढ़ गए हैं। तो जिसकी वजह से हम देख रहे हैं वेस्टर्न कल्चर बहुत तेज़ी से, ठीक है, अक्रॉस द कंट्रीज़ मूव कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि भाई इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में अगर चेंजेस हो रहे हैं, लाइक पर कैपिटा इनकम अगर इंक्रीज़ होती है तो इससे सोशल इन्वायरमेंट में भी चेंजेस होंगे, लोगों के टेस्ट चेंज हो जाते हैं, कई बार प्रेफरेंसेस चेंज होंगी, एजुकेशन का पैटर्न चेंज होता है। तो जितने भी बिजनेस इन्वायरमेंट के अगर हम बात करें फोर्सेज हैं, तो दीज आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर, सारे के सारे इंटर रिलेटेड हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। यानी कि एक डायमेंशन में अगर आप बिजनेस इन्वायरमेंट की चेंजेस देखेंगे तो उसका इम्पैक्ट आपको दूसरे इन्वायरमेंट के डायमेंशन में भी, यानी कि दूसरे डायमेंशन में भी मिलने वाला है। लाइक टेक्नोलॉजी में चेंज होंगे तो सोशल इन्वायरमेंट चेंज होगा, अगर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में कोई चेंज होगा, मे बी पॉलिटिकल इन्वायरमेंट चेंज होने से हो सकता है टेक्नोलॉजी में चेंज हो, है ना। नाउ कमिंग टू डायनेमिक, बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ डायनेमिक। सी बिजनेस एनवायरनमेंट कीप ऑन चेंजिंग, आज जो है वो कल नहीं होगा, नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, सोशल इन्वायरमेंट में लगातार चेंजेस होते जा रहे हैं, लोगों के फैशन चेंज हो रहे हैं, टेस्ट चेंज हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही हैं, नए नए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ रहे हैं। किसी टाइम पे रेडियो बहुत पॉपुलर था, फिर टीवी आ गई, टीवी के बाद में एलईडीज़, फ्लैट टीवीज़, देन एलईडीज़। आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो स्मार्टफोन में भी आए दिन नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, नए नए एप्लीकेशंस आ रहे हैं। तो कुल मिला के बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ डायनेमिक, लोगों के टेस्ट में, लोगों के प्रेफरेंस में, चॉइस में, अगर बात करें फैशन में, कहीं ना कहीं चेंजेस हो रहे हैं। नाउ द बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ अनसर्टेन। अनसर्टेन का मतलब नथिंग इज़ फिक्स इन बिजनेस इन्वायरमेंट, व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस विल टेक प्लेस, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू डिसाइड इन एडवांस। तो जो चेंजेस बिजनेस इन्वायरमेंट में होंगे जनरली वो अनसर्टेन है। अनसर्टेन का मतलब पक्के नहीं है कि कल को क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। तो जो भी चेंजेस हैं उनको कोई अगर सीनियर मैनेजर्स हैं या मैनेजमेंट है वो प्रिडिक्ट कर सकता है व्हाट कैन बी द पॉसिबल चेंजेस इन द बिजनेस इन्वायरमेंट, बट ये चेंजेस पक्का होंगे ही या नहीं होंगे, ठीक है, ये सर्टेन नहीं है। चेंजेस हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो लिखा हुआ है बच्चों, देखिए बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ लार्जली अनसर्टेन। बिजनेस इन्वायरमेंट जनरली क्या है, अनसर्टेन है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट फ्यूचर हैपनिंग्स, बहुत डिफ़िकल्ट है कि भाई फ्यूचर में क्या होने वाला है, ये आज की डेट में पता लगाना बड़ा डिफ़िकल्ट है। ठीक है, अभी इसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ कॉम्प्लेक्स। बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, व्हाट डज इट मीन। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब हमारे जो चेंजेस बिजनेस इन्वायरमेंट में होने वाले हैं
तो वो अनसर्टेन है। इसके साथ साथ उन चेंजेस का हमारे बिजनेस पे क्या क्या पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, इट इज़ आल्सो अनसर्टेन। यानी कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एनालाइज द चेंजेस इन एडवांस, है ना भाई। आज की डेट में कल को कौन सी नई टेक्नोलॉजी आएगी और उसका हमारे बिजनेस पे क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, ये एडवांस में इसकी एनालिसिस करना बहुत डिफ़िकल्ट है। इसीलिए बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ हाउ कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्सिटी बिजनेस इन्वायरमेंट की एक क्या शो करती है भाई कि बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ ए कॉम्प्लेक्स फिनोमिना विच इज़ ईजियर टू अंडरस्टैंड इन पार्ट्स, जिसको आप पार्ट्स में तो स्टडी कर सकते हो, यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स में इवेंट्स में डिवाइड करके बिजनेस इन्वायरमेंट को आप स्टडी कर सकते हो, बट टू स्टडी द बिजनेस इन्वायरमेंट एज ए होल इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क, है ना। तो नेक्स्ट इज कमिंग बिजनेस इन्वायरमेंट इज रिलेटिव टर्म, यानी कि ठीक है बिजनेस इन्वायरमेंट हैव रिलेटिविटी। तो रिलेटिविटी इन द सेंस कि भाई बिजनेस इन्वायरमेंट में कोई भी चेंजेस हो रहे हैं उनका इम्पैक्ट कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन और फर्म टू फर्म अलग अलग हो सकता है। तो मैं जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में अगर कोई चेंज होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, मान लीजिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक रेट या रेपो रेट बढ़ाती है, तो उसका हो सकता है कुछ बिजनेस फॉर्म्स पे इम्पैक्ट ज़्यादा हो और कुछ बिजनेस फॉर्म्स पे इम्पैक्ट कम हो। तो ये इट कैन बी सेड दैट द बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ अ रिलेटिव टर्म, है ना। अभी फैशन में लास्ट डेज में चेंजेस हुए हैं लास्ट ईयर्स में, बट कुछ कंट्रीज़ में अगर आप देखोगे तो फैशन में उतने ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए जितने कुछ कंट्रीज़ में ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। या टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो आज भी कई सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं, कई सारे रीजन्स हैं जहाँ पे अभी भी टेक्नोलॉजी की रीच उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट कई सारे कंट्रीज़ और रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी की रीच बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे अगर आप कंपेयर करोगे भूटान, यूएस एंड इंडिया, तो रीच ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन यूएस एंड इंडिया, बट अगर भूटान की बात करेंगे तो आज भी वहाँ पे टेक्नोलॉजी की रीच इतनी एडवांस नहीं है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ हाउ रिलेटिव टर्म। उसके बाद में आते हैं भाई इम्पॉर्टेंसेस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, ठीक है। हाउ बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। बच्चों ये जो इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट जो आपका टॉपिक है ना, इससे भर के केस स्टडीज़ आई हैं, कई बार केस स्टडीज़ आती हैं, और मेरे को लगता है कि हर अल्टरनेटिव ईयर में एक ना एक केस स्टडी आती है जिसमें बिजनेस इन्वायरमेंट की इंपॉर्टेंसेस को डिस्कस किया जाता है और बच्चों से पूछा जाता है कि भाई विच इम्पॉर्टेंसेस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ बीइंग डिस्कस्ड इन दिस केस। तो बिजनेस इन्वायरमेंट की जो इंपॉर्टेंसेस हैं उसकी अगर हम बात करें तो क्या क्या है। पहले नंबर पे आती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस। सेकंड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स एंड प्रिपेयरिंग द डिफेंस प्लान्स या शील्ड प्लान्स। थर्ड नंबर पे आता है टैपिंग द यूजफुल रिसोर्सेज, कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। देन आफ्टर असिस्ट इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशंस। तो बिजनेस इन्वायरमेंट की जो भी इंपॉर्टेंसेज हैं उनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इंपॉर्टेंस जो है वो बिजनेस इन्वायरमेंट की आती है। बिजनेस इन्वायरमेंट इनेबल्स द फर्म्स टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज एंड टू गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। सी बिजनेस इन्वायरमेंट इज डायनेमिक, इट कीप ऑन चेंजिंग। बच्चों बिजनेस इन्वायरमेंट कैसा है, डायनेमिक है, ये हमेशा चेंज होता रहता है। बिजनेस इन्वायरमेंट में जब भी चेंजेस होंगे किसी भी डायमेंशन में क्यों ना हो, भले ही इकोनॉमिक इन्वायरमेंट हो या आप कह सकते हो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हों, पॉलिटिकल चेंजेस हों, लीगल चेंजेस हों, तो ये जितने भी चेंजेस होते हैं कुछ ना कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ या थ्रेट्स लेके आते हैं। अगर हम बात करें व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज़, व्हाट आर द थ्रेट्स, तो एक छोटी सी एनालिसिस है विच इज़ कॉल्ड शॉर्ट एनालिसिस, SWOT, शॉर्ट एनालिसिस। तो शॉर्ट एनालिसिस बेसिकली क्या है, शॉर्ट एनालिसिस का मतलब एनालाइजिंग द स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। तो ये शॉर्ट एनालिसिस के ऊपर ही बिजनेस इन्वायरमेंट के जो भी थ्रेट्स हैं या जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बेस्ड हैं। तो S स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ्स, W स्टैंड फॉर वीकनेसेस, O स्टैंड फॉर अपॉर्चुनिटीज़ एंड T स्टैंड फॉर थ्रेट्स। बच्चों अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स जो हैं वो इन्वायरमेंट में हैं। जो भी चेंजेस इन्वायरमेंट में हो रहे हैं तो वो बिजनेसमैन के लिए या तो अपॉर्चुनिटीज़ लेके आते हैं या थ्रेट्स लेके आते हैं। जैसे इंटरनेट का जैसे ही रेवोल्यूशन हुआ तो कई सारे बिजनेसेस के लिए अपॉर्चुनिटी बन गया। जैसे जितने भी ऑनलाइन बिजनेसेस हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं, तो रिवोल्यूशन या इवोल्यूशन या आप कह सकते हैं कि भाई जो इंटरनेट रेवोल्यूशन हुआ है, इंटरनेट यूज़र्स का नंबर बढ़ा, परसेंटेज बढ़ी, तो उससे जो ऑनलाइन ई रिटेल फर्म्स हैं तो उनको नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिली। बट एट द सेम टाइम जो लोग ऑफलाइन बिजनेस कर रहे थे दे स्टार्टेड फेसिंग द थ्रेट्स।
तो अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स हमेशा एनवायरनमेंट में होती हैं, आउटसाइड दी बिजनेस, यानी कि बिजनेस के कंट्रोल के बाहर। स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस बिजनेस के अंदर हैं, फर्म के अंदर हैं। अब यूजुअली क्या होता है कि अपॉर्चुनिटीज़ पे डिपेंड करता है कि बिज़नेस में इन्वायरमेंट में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, और वो जो चेंजेस इन्वायरमेंट में हो रहे हैं उससे आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, और उन अपॉर्चुनिटीज़ को प्रॉफिटेबल मैनर में अगर बिज़नेस कन्वर्ट करना चाहता है, एक कंपनी कन्वर्ट करना चाहती है, तो उसके लिए उन्हें कौन कौन सी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि भाई एक ऑफलाइन रिटेल फर्म है जो जनरली जो है वो फिजिकल रिटेल आउटलेट्स में डील कर रही है। अभी क्या हो रहा है कि भाई इंटरनेट यूज़र्स के नंबर बढ़े, एक बहुत बड़ी परसेंटेज जो है पॉपुलेशन की उसकी रीच हो गई है इंटरनेट तक, और मोबाइल इंटरनेट बहुत पॉपुलर हो गया है, फास्ट भी है। तो इससे क्या है कि जो फिजिकल रिटेल फर्म्स हैं वो जनरली टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर रही हैं, यानी कि उनकी जो वीकनेसेस थी टेक्नोलॉजी पे कमांड ना होना, अब वो कहाँ फोकस कर रहे हैं, उस वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब वो टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं जिससे ई रिटेल के थ्रू प्रॉफिट कमाया जा सके, यानी कि दे आर ट्राइंग टू स्विचेज ओवर फ्रॉम फिजिकल रिटेल टू ई रिटेल, एंड दे आर कन्वर्टिंग देयर, ठीक है, टेक्नोलॉजी पे जो उनका होल्ड नहीं था, जो वीकनेस थी, उसको वो स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी पे अपना स्ट्रॉन्ग एसेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो टेक्नोलॉजी चेंजेस हुए हैं, टेक्निकल जो चेंजेस हुए हैं, उससे फर्म्स ने बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर किया है और उसको प्रॉफिटेबल मैनर में कन्वर्ट किया है। बट वो फर्म जो सबसे पहले बिजनेस इन्वायरमेंट में होने वाले चेंजेस को एनालाइज करेगी और उससे होने वाले चेंजेस की वजह से बिज़नेस की क्या क्या नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उसको आइडेंटिफाई करेगी, तो वो फर्म जो है सबसे पहले गुड्स एंड सर्विसेज को बेचेगी मार्केट में और से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी। इसका मतलब सिंपल है, आइडेंटिफाइंग द अपॉर्चुनिटीज़ फर्स्ट, टेकिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। सेकंड नंबर पे आता है यहाँ पे, इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। तो बिज़नेस इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उससे बिज़नेस के लिए हो सकता है कुछ थ्रेट्स आए, थ्रेट्स का मतलब खतरे आ जाएं, खतरे का मतलब देयर, ठीक है, देयर मे बी ए पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस इन फ्यूचर। तो ऐसे थ्रेट्स को आप जितनी जल्दी बिज़नेस इन्वायरमेंट में एनालाइज करके आइडेंटिफाई करेंगे और उन थ्रेट्स से होने वाले नेगेटिव इम्पैक्ट्स को बिज़नेस में मिनिमाइज करने के लिए जो कंपनी या जो फर्म डिफेंस प्लान सबसे पहले प्रिपेयर करेगी, उसको मे बी फ्यूचर में सेल्स एंड रेवेन्यूज़, यानी कि रेवेन्यूज़ एंड प्रॉफिट्स के लॉसेस तो होंगे, बट फर्म का मेन एम क्या होगा कि कैसे भी ये रेवेन्यूज़ या प्रॉफिट्स के जो लॉसेस हो रहे हैं इनको मिनिमाइज़ किया जा सके, यानी कि कम से कम लॉसेस हों, कम से कम हमारा, ठीक है, जो थ्रेट्स बिजनेस में है उसका इम्पैक्ट हमारे बिजनेस पे कम से कम पड़े। अभी बेस्ट एग्जांपल हम लेंगे, जैसे कि कोविड आया, तो कोविड में आपने देखा होगा स्कूल्स एंड कॉलेजेस बंद थे, ठीक है, तो जनरली अब लॉसेस होने स्टार्ट हो चुके थे, स्कूल्स को रेवेन्यूज़ के लॉस हो रहे थे, प्रॉफिट्स के लॉसेस हो रहे थे स्कूल्स को। तो स्कूल्स ने क्या किया, एक एक्शन प्लान डिज़ाइन किया, शील्ड प्लान डिज़ाइन किया, जिससे कोविड से होने वाले एजुकेशन के लॉसेस को और प्रॉफिट और रेवेन्यू के लॉसेस को मिनिमाइज़ किया जा सके। और इसके लिए जो शील्ड प्लान बनाया गया या डिफेंस प्लान बनाया गया, जिसको आप कह सकते हैं अर्ली वार्निंग सिग्नल को आइडेंटिफाई करते हुए जो प्लानिंग की गई कि भाई ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की जाएँ, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी गई। ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होने की वजह से स्कूल्स को मे बी कई जगह पे लॉसेस हुए, रेवेन्यूज़ का भी लॉस हुआ, प्रॉफिट्स भी कम हुए, बट उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं हो पाया जितना ऑनलाइन क्लास के एब्सेंस में हो सकता था, ठीक है। तो जब भी मार्केट में कोई चेंजेस होंगे वो अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएंगे, थ्रेट्स लेके आएंगे। अपॉर्चुनिटीज़ को प्रॉफिटेबल मैनर में कन्वर्ट जो सबसे पहले करेगा, ठीक है, जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेगा सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा। और जो थ्रेट्स को सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे और उससे निपटने के लिए डिफेंस प्लान डिज़ाइन करेंगे, उनके बिजनेस में लॉसेस जो हैं वो होंगे, बट उन लॉसेस को वो मिनिमाइज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट इसमें आता है इंपॉर्टेंस आपका, इट हेल्प्स इन टैपिंग द यूजफुल रिसोर्सेज। तो बच्चों आज की डेट में फ़िलॉसफी जो मार्केटिंग की चल रही है दैट इज़ बेसिकली सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। हम जानते हैं, हमने मार्केटिंग पढ़ी है, और मार्केटिंग की शुरुआत कहाँ से होती है, मार्केटिंग ये तो आपको समझ। तो बच्चों मार्केटिंग स्टार्ट्स विद नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कंज्यूमर्स। मार्केटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, मार्केटिंग स्टार्ट्स विद नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कंज्यूमर्स। अब क्योंकि मार्केटिंग कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स से स्टार्ट होती है,
तो हमें जो भी बिज़नेस में पॉलिसीज़ बनानी है या जो भी गुड्स एंड सर्विसेज डिज़ाइन करनी है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिज़ाइन करनी है। तो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर्स हमें इनपुट्स को भी वैसे ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। यानी कि कोई भी कंपनी जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से गुड्स एंड सर्विसेज को डिज़ाइन करेगी तो उसको इनपुट्स भी अकॉर्डिंगली ही सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो मान लीजिए एक कंपनी जो है वो हेल्दी कस्टमर्स के लिए, हेल्थ कॉन्शियस कस्टमर्स के लिए फूड सेगमेंट में काम कर रही है, यानी कि फूड प्रोडक्ट्स डिलीवर कर रही है, तो वो कंपनी इनपुट्स भी उसी तरीके से कलेक्ट करेगी। जनरली ऑर्गेनिक फार्मिंग से इनपुट्स लिए जाएंगे जो हेल्दी भी हों और जिनमें टेस्ट भी हो, और बेस्ट क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करेगी। तो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर्स, तो आपको क्या करना है कि भाई देखना है कि कस्टमर क्या चाहता है आज की डेट में, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, अकॉर्डिंगली इनपुट्स को सेलेक्ट करना कहलाता है टैपिंग द यूजफुल रिसोर्सेज। उसके बाद में नेक्स्ट जो बिजनेस इन्वायरमेंट का आपका इंपॉर्टेंस है, दैट इज़ इट हेल्प्स इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। तो आज की डेट में इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, तो वो मैनेजर्स जो लगातार बिजनेस इन्वायरमेंट को एनालाइज करते हैं, यानी कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट की कॉन्टीन्यूस एनालिसिस करते हैं, और ये ईज़िली, या आप ये कह सकते हैं कि एक डिटेल्ड एनालिसिस डिराइव कर लेते हैं कि क्या क्या चेंजेस बिजनेस इन्वायरमेंट में हो रहे हैं, और उन चेंजेस के हिसाब से हमारे को अपने बिजनेस प्लान्स में, हमारे को अपने बिजनेस स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे या बिजनेस मॉडल में क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। तो वो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो मार्केट में सर्वाइव कर पाते हैं, और बाकी जो हैं वो मार्केट से जनरली बाहर हो जाते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ में कई ऐसी बड़ी फर्म्स थी जिन्होंने चेंजेस के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाया। अगर आप देखोगे तो स्मार्टफोन इंडस्ट्री में नोकिया हैज़ बीन द बेस्ट एग्जांपल, जिसने अपने आप को चेंजिंग ऑन द इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज नहीं किया, और नोकिया का मार्केट शेयर जो किसी टाइम पे स्मार्टफोन इंडस्ट्री में बहुत अच्छा था वो काफ़ी नीचे आ गया। और अदर कंपनीज, इवन द चाइनीज़ कंपनीज, ठीक है, जिन्होंने चेंजेस को एक्सेप्ट किया, एंड्रॉयड एप्लीकेशंस पे काम किया, तो उन्होंने काफ़ी अच्छी सेल की, और उन्होंने मार्केट में अपने आप को डिपेंडिंग ऑन दी कस्टमर्स क्या चाहते हैं, क्या फ़ीचर्स चाहते हैं स्मार्टफोन्स में, वो फीचर्स दिए और काफ़ी अच्छी सेल भी की और प्रॉफिट भी कमाया। तो बिज़नेस इन्वायरमेंट की एनालिसिस जो है वो मैनेजर्स को हेल्प करती है कि वो जो चेंजेस इन्वायरमेंट में हो रहे हैं उसके हिसाब से अपने बिजनेस मॉडल में, अपने प्रोडक्ट्स में, अपनी सर्विसेज में क्या क्या चेंजेस लाएंगे। नेक्स्ट बिजनेस इन्वायरमेंट की इंपॉर्टेंस आएगी, इट हेल्प्स इन असिस्ट इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फार्मुलेशंस। आज की डेट में बिजनेस का आपको कोई भी प्लान बनाना है, यानी कि कोई भी प्लानिंग बिजनेस में करनी है या पॉलिसी बनानी है, तो यू विल हैव टू स्टडी दी बिजनेस इन्वायरमेंट। आपको पहले बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी करना पड़ेगा। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। एक कंपनी ये डिसाइड करना चाहती है कि कैश सेल्स की जाए या क्रेडिट सेल्स की जाए, तो सबसे पहले उसको मार्केट में लेवल ऑफ कंपटीशन को एनालाइज करना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में कंपटीशन बढ़ेगा या कम होगा। डिपेंडिंग ऑन दैट फाइंडिंग्स उसको ये डिसाइड करना है, कंपनी को डिसाइड करना है कि भाई कैश सेल्स की जाए या क्रेडिट सेल्स की जाए, या सेलेक्टेड क्रेडिट वर्दी कस्टमर्स को क्रेडिट सेल की जाए, है ना। तो इट इज़ बेसिकली व्हाट असिस्ट इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। बिजनेस इन्वायरमेंट हेल्प करता है हमें पॉलिसी बनाने में, प्लानिंग करने में। लास्ट बिजनेस इन्वायरमेंट की जो इंपॉर्टेंस है, इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस। तो फाइनली बच्चों अगर क्या होगा इवेंचुअली कि भाई बिजनेस इन्वायरमेंट मैनेजर्स अगर स्टडी करेंगे और डिपेंडिंग ऑन दी व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस टेकिंग इन दी बिजनेस इन्वायरमेंट अपनी पॉलिसीज़ को, अपने प्लान्स को अगर डिज़ाइन करेंगे तो डेफिनेटली बिजनेस की परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होगी, बिजनेस का मार्केट शेयर भी बढ़ेगा और प्रॉफिट्स भी ग्रो करेंगे। तो ये लिखा भी है, देखिए, द एंटरप्राइजेज दैट कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर द इन्वायरमेंट एंड अडॉप्ट सुटेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस आर द वन which are not only improving their performance but also continue success in the market, है ना। तो ऐसे बिजनेस जो लगातार, ऐसे बिजनेस हाउसेज जिनके जहाँ मैनेजमेंट लगातार बिजनेस इन्वायरमेंट को एनालाइज करेगा, बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी करेगा, अकॉर्डिंगली देयर पॉलिसीज एंड प्लान्स डिज़ाइन करेगा, तो वहाँ पे बिजनेस की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, है ना। इसके बाद में जो अगला टॉपिक बच्चों आता है, दैट इज़ डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। जैसे काफ़ी सारी केस स्टडीज़ पूछी जाती हैं। तो डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट में जनरली क्या होता है कि आपको एक लाइन या कुछ ऐसा
इवेंट दिया होगा या कुछ चेंजेस दिए गए होंगे या कोई एक लाइन लिखी होगी जहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि बिजनेस एनवायरनमेंट की कौन सी डायमेंशन यहाँ पे डिस्कस की जा रही है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, taste and preferences of the pupils are changing now these days. People have become the health conscious as well as quality conscious regarding the ingredients which are used in the production process of goods and services. Which dimension of the business environment is being discussed? तो सिंपल आंसर क्या है, सोशल इन्वायरमेंट, है ना। तो इस तरीके की केस स्टडीज़ काफ़ी सारी पूछी जाती हैं, छोटी केस स्टडीज़ भी पूछी जा सकती हैं, बड़ी केस स्टडीज़ भी आई हैं इन टॉपिक्स पे। तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि भैया कौन कौन से बिजनेस इन्वायरमेंट के डायमेंशंस हैं। दीज आर आल्सो सेड टू बी द एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। इनको हम बोल सकते हैं कि ये बिजनेस इन्वायरमेंट के एलिमेंट्स हैं। तो इसमें पहले नंबर पे आ जाता है आपका सोशल। हम स्टार्ट करेंगे सबसे ब्रॉड इन्वायरमेंट से, विच इज़ सोशल इन्वायरमेंट, देन टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल एंड इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की बजाय पहले हम स्टार्ट करते हैं सोशल इन्वायरमेंट से। बच्चों सोशल इन्वायरमेंट में क्या आएगा, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सोशल इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें हैं वो कौन कौन सी हैं। तो सोशल इन्वायरमेंट काहे में डील करेगा, सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कस्टम्स। कस्टम्स का मतलब हमारे रिवाज क्या हैं। आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हो, तो किसी कंट्री में आपने अपने गुड्स को और सर्विसेज को बेचना है, तो सबसे पहले उस कंट्री के कस्टम्स यानी कि रिवाज को आपने एनालाइज करना पड़ेगा। देन कस्टम्स के साथ में हम ऐड कर सकते हैं ट्रेडिशंस, परंपराएं, बिलीव्स। बिलीव्स का मतलब हम क्या मानते हैं। जैसे इंडिया में हम देखते हैं कि भाई अतिथि देवो भव, हमारा बिलीफ क्या है, अतिथि देवो भव। कोई भी मेहमान घर में आता है तो हम उसका वेलकम खिलाने पिलाने से करते हैं, यानी कि जितना अच्छे से अच्छा, ठीक है, उसको खिला पिला सकते हैं। तो इस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो भी फेस्टिवल्स हैं उसमें खाने पीने का बहुत ज़्यादा कल्चर है, बहुत ज़्यादा ट्रेडिशन है। हमारे यहाँ दिवाली हो या होली हो, कुछ ना कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं जो खाने पीने पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, या खाने पीने के बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ अवेलेबल होती हैं फेस्टिवल्स पे। तो अगर आप देखोगे तो जितनी भी मार्केटिंग कंपनी, जो भी कंपनीज़ हैं, तो वो अपने गुड्स या सर्विसेज को उससे एफिलिएट करके मार्केटिंग करती हैं। अभी एग्जांपल आप ले लो डोमिनोज़। तो डोमिनोज़ क्या करता है, चाहे दिवाली हो चाहे होली हो, हर फेस्टिवल को अपने प्रोडक्ट से यानी कि पिज्ज़ा से इंटीग्रेट करने की कोशिश करता है। सेम थिंग विद द कैडबरी। तो कैडबरी एक चॉकलेट जितनी भी बनाता है, आप देखोगे दिवाली पे और होली पे, इवन ऑन रक्षाबंधन, ठीक है भैया, बहन जो है वो भाई को राखी बांध रही है, तो मिठाई नहीं है, मिठाई की जगह क्या वो स्पॉन्सर कर रहे हैं, कैडबरी चॉकलेट। तो मतलब बड़ा सिंपल है, किसी कंट्री की वैल्यूज़ क्या हैं, बिलीव्स क्या हैं, लिटरेसी रेट वहाँ पे क्या है, मतलब डेमोग्राफी कैसी है, पॉपुलेशन कैसी है। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन आल्सो कम्स इन सोशल इन्वायरमेंट। कहाँ कहाँ कितनी पॉपुलेशन है किस कंट्री की, उस कंट्री का पॉपुलेशन मिक्स कैसा है, कितनी यंग पॉपुलेशन है, कितनी एडल्ट पॉपुलेशन है, कितनी मेल पॉपुलेशन है, कितनी फीमेल है, वहाँ लिटरेसी ठीक है रेट कैसा है, वहाँ पे एजुकेशन के लेवल्स क्या हैं, एजुकेशन सिस्टम क्या है, लाइफ स्टाइल कैसा है, वैल्यूज़ क्या हैं लोगों की। तो ये जितने भी इस तरीके की चीज़ें हैं, ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, बिजनेस इन्वायरमेंट के सोशल इन्वायरमेंट में, सोशल डायमेंशन में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अगर हम बात करें टेस्ट की, अगर हम बात करें प्रेफरेंस की, अगर हम बात करें फेस्टिवल्स की, अगर हम बात करें हमारी जो है वैल्यूज़ की, बिलीफ्स की, तो ये सब किस में आ जाएंगे, सोशल इन्वायरमेंट में। देन आफ्टर इसके बाद आ जाता है आपका टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में दो चीज़ों का बस ध्यान रखना है, जो भी जितनी भी नई इन्वेंशंस हैं, जितनी भी नई इनोवेशंस हैं, दीज कम्स अंडर टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। चेंजिंग पेस ऑफ टेक्नोलॉजी, नाउ दीज डेज टेक्नोलॉजीज आर ठीक है, टेक्नोलॉजीज आर चेंजिंग एट अ वेरी फास्ट स्पीड, एट अ वेरी फास्ट पेस। तो इट्स ए पार्ट ऑफ व्हाट, विच डायमेंशन ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। तो अभी कहीं भी अगर आप देखोगे तो कोई ऑटोमोशन हो रहा है किसी फैक्ट्री में, यानी कि कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, या कहीं कोई नए प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं आप, या किसी बिजनेस प्रोसेस में इजी करने के लिए काम को अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये सब किस में आ जाएगा, टेक्निकल एनवायरनमेंट में आएगा, टेक्निकल डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो इसमें दो चीज़ें हैं भाई, ऑल द न्यू इनोवेशंस, इन्वेंशंस, all the changes या speed of changes या pace of changes which are taking in the business environment in the form of technology, तो ये सब किस में आएंगे, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में। उसके बाद में आता है भाई पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में क्या आएगा भाई, जो भी गवर्नमेंट्स हैं वो क्या डिसीजन ले रही हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ कौन कौन सी हैं। तो अगर हम पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की बात करें तो शुरुआत करेंगे पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ ए कंट्री, यानी कि एक कंट्री का
पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, वहाँ पे डेमोक्रेसी है, ऑटोक्रेसी है। जैसे अगर हम बात करें नॉर्थ कोरिया की तो वहाँ पे ऑटोक्रेसी है, इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डेमोक्रेसी है। समहाउ कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट करेंगी। सिमिलरली अगर हम बात करें तो पार्टीज़ डिफरेंट डिफरेंट जो इन्वॉल्व हैं किसी कंट्री में, यानी कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनकी आइडियोलॉजीज़ क्या हैं। तो हमारे यहाँ आप देखोगे कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सबकी आइडियोलॉजीज़ अलग अलग हैं। कुछ पार्टीज़ हो सकता है पॉलिटिकल पार्टीज़ बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स को ज़्यादा सपोर्ट करती हों, यानी कि इंडस्ट्रीज़ पे ज़्यादा फोकस करती हों, और कुछ पार्टीज़ हो सकता है इंक्लूसिव ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस करती हों। तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट किसी कंट्री का बड़ा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है, वहाँ पे बिजनेस के एक्टिविटीज़ को डिसाइड करने में, पॉलिसीज़ बनाने में हेल्प करता है ना। कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे गवर्नमेंट एफडीआई की परमिशन नहीं देती है आज भी। कई सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे 100% एफडीआई की परमिशन है ना। तो अभी डीमोनेटाइजेशन से लेके अगर आप देखेंगे तो जो भी बाकी पॉलिटिकल डिसीजंस जो भी हुए हैं कई सारे सेक्टर्स में, तो इसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से लेके टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि डेमोक्रेसी है या ऑटोक्रेसी है किसी कंट्री में, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसी है, जो डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज़ हैं उनकी आइडियोलॉजीज़ क्या हैं, उनकी विचारधाराएं क्या हैं, तो ये सारी चीज़ें किस में आएंगी भाई, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में। अभी आप देखेंगे इंडियन गवर्नमेंट जो है तो वो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम्स पे काफ़ी फोकस कर रही है। यानी कि गवर्नमेंट का एम क्या है कि जो कम्युनिकेशन है उसमें रेवोल्यूशन आना चाहिए आपके कंट्री में। एवरी पर्सन फ्रॉम ईच एंड एवरी टाउन एंड विलेज मस्ट बी कनेक्टेड विद द कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इससे फ़ायदा किनको हो रहा है, जो आईटी कंपनीज़ हैं दे आर गेटिंग एडवांटेजेस इन दिस फील्ड, उनको एडवांटेज मिल रही है। यानी कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट हमारे कंट्री का, जो नई आईटी कंपनीज़ हैं या नए इनोवेशंस जो भी आईटी फील्ड में हो रहे हैं उसे सपोर्ट कर रहा है ना। उसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है इसके बाद में लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट की बात करें अगर हम, तो इसमें क्या क्या आएगा, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स इशू किए जा रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट अथॉरिटी जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स इशू कर रही हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्रीज़, ठीक है। देन आफ्टर आपका आएगा इसमें कोर्ट्स के जितने भी जजमेंट आते हैं। मान लीजिए किसी स्टेट में कोई कोर्ट ऑर्डर करता है कि भाई किसी पर्टिकुलर डेट से या डे से टोबैको जो है वो उसकी सेल्स रिस्ट्रिक्टेड है, उसकी सेल बंद। तो ये किस में आ गया, आपका कोर्ट जजमेंट में आ गया। कोर्ट बहुत सारे ऑर्डर्स, बहुत सारे एक्ट, ठीक है, बहुत सारे लॉ, ठीक है, लॉ बनाता है, कानून बनाता है, तो ये सब किस में आ जाएंगे, कोर्ट जजमेंट में। डिसीजंस ऑफ द वेरियस कमीशंस, तो बहुत सारे कमीशंस हैं हमारे कंट्री में, तो उनके जो भी ऑर्डर्स आएंगे या जो भी, ठीक है, गाइडलाइंस आएंगी या जो भी जजमेंट्स आएंगे या जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स आएंगे वो सब किस में आ जाएंगे, लीगल इन्वायरमेंट में। जैसे एक नीचे एग्जांपल लिखा हुआ है, एडवर्टाइजमेंट ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस इज़, ठीक है, प्रोहिबिटेड। तो जितनी भी अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं उनका एडवर्टीज़मेंट हमारे कंट्री में बैंड है, यानी कि उनको हम एडवर्टाइज़ नहीं कर सकते। सेकंड एग्जांपल हम ले सकते हैं भाई, सेल ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स इज़ बैंड फॉर बिलो 16 ईयर्स। तो ये सब किस में आ जाएगा, लीगल इन्वायरमेंट में आ जाएगा। किसी पर्टिकुलर कंट्री है, ठीक है, वहाँ पे कुछ स्टेट्स में हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट्स ने डिक्लेयर किया हो कि हमारा जो स्टेट है वो ड्राई स्टेट है ना, यानी कि यहाँ पे जो लिक्वर्स है यानी कि वाइन है उसकी सेल अलाउड नहीं है। तो ये किस में आ जाएगा भाई, लीगल इन्वायरमेंट में आ गया, है ना। तो जो भी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स हैं, कोर्ट्स के जजमेंट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स हैं डिफरेंट अथॉरिटीज़ के, एनजीटी कोई नया ऑर्डर लेके आ रहा है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, या कोई कमीशन एक कोई नया डिसीजन अगर ले रहा है, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल बॉडीज़ अगर कोई नया रूल निकाल रही हैं, रेगुलेशन निकाल रही हैं, तो ये सब किस में आ जाएगा भाई, लीगल इन्वायरमेंट में। उसके बाद में फाइनली अभी हमारे पास एक बचा हुआ है, और वो फर्स्ट इन्वायरमेंट आपका सोशल के बाद हमने स्टार्ट किया था। तो अभी हमारे पास है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। अभी हम लोगों ने बच्चों मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी है, इकोनॉमिक्स का रिसेंटली एग्जाम हम लोगों ने दिया है। तो इकोनॉमिक्स में अगर आप देखेंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी जनरली जो टॉपिक्स हमारे थे, तो ज़्यादातर टॉपिक्स वो सब किस में आते हैं, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आते हैं। आरबीआई कोई नई मॉनेटरी पॉलिसी लेके आ रहा है तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आ जाएगा। अगर हम कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात कर रहे हैं, जैसे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम की अगर हम बात करें, तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम किस में आएगी भाई, पर कैपिटा इनकम किस में आएगी, मॉनेटरी पॉलिसीज़ किस में आ जाएंगी, स्टॉक मार्केट के इंडिसेस जैसे कि आगे हमें बात करें निफ्टी की और सेंसेक्स की, तो ये सब किस में आ जाएंगे, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में। तो इकोनॉमिक मार्केट
इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करेंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में। मॉनेटरी पॉलिसीज़ ऑफ आरबीआई आप ले सकते हो, जैसे बैंक रेट, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, इन्फ्लेशन रेट क्या है, डिफ्लेशन रेट क्या है, हमारे कंट्री का एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, पर कैपिटा इनकम कितनी है, नेशनल इनकम कितनी है हमारे कंट्री की, सेविंग और इन्वेस्टमेंट का रेट हमारे कंट्री में क्या है ना। फॉरेन एक्सचेंज रूल्स एंड रेगुलेशंस एक्ट क्या है हमारे कंट्री में, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड हमारे यहाँ क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, अभी रिसेंट क्या क्या बदलाव हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें लगभग किस में आ जाती हैं, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में। तो अभी केस स्टडी अगर आपको एग्ज़ाम में मिलेगी तो कई बार ये आइडेंटिफाई करना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि भाई कौन सी चीज़ें इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आएंगी और कौन सी चीज़ें पॉलिटिकल में आएंगी। तो आपको केस स्टडी में देखना है कि अगर कोई चेंज ऐसा हुआ है जहाँ पे मेनली हाईलाइट किया गया है गवर्नमेंट को या किसी पॉलिटिकल पार्टी को जो है ना हाईलाइट किया गया है उन चेंजेस में, तो आप आंसर लिख सकते हो इजीली पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। और अगर किसी इकोनॉमिक इशू के बारे में बात की जा रही है, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी, बैंक रेट और रेपो रेट अगर इसमें से कुछ बढ़ाया है आरबीआई ने, या सीआरआर या एसएलआर में कुछ चेंजेस किए हैं, या इन्फ्लेशन के रेट या डिफ्लेशन के रेट की बात की जा रही है, या पर कैपिटा की इनकम की बात की जा रही है, पर कैपिटा डिस्पोजेबल इनकम की बात की जा रही है, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के रेट की बात की जा रही है, तो हमारा आंसर मस्ट बी, ठीक है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। तो ये बच्चों इन्वायरमेंट थे, डिफरेंट टाइप के इन्वायरमेंट के डायमेंशंस हम लोगों ने डिस्कस किए अभी। तो पहले नंबर पे हमने डिस्कस किया है सोशल इन्वायरमेंट, जिसमें पॉपुलेशन की जितनी भी स्टडी है, पॉपुलेशन के जो भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं, लाइक प्रेफरेंस क्या है, टेस्ट क्या है, ठीक है, पॉपुलेशन मिक्स कैसा है कंट्री का, एजुकेशन पैटर्न क्या है, वहाँ के रिलीजन्स कैसे हैं, रिलीजन की अगर हम बात करें, अगर हम कस्टम्स की बात करें, ट्रेडिशंस की बात करें, कल्चर की बात करें, तो ये सब जनरली किस में आ जाता है, सोशल इन्वायरमेंट में। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में न्यू इनोवेशंस यानी कि इनोवेशंस और इन्वेंशंस की बात करेंगे हम, कौन कौन से रिसेंट अभी टेक्नोलॉजिकल फील्ड में चेंजेस हुए हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। जैसे एटीएम की अगर हम बात करें तो वो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में आ जाएगा, ठीक है। एनईएफटी से लेके आरटीजीएस ये सब क्या है, नई टेक्नोलॉजी है। अभी ऑनलाइन जो, ठीक है, पेमेंट्स का आपका जो है, जैसे मोबाइल बैंकिंग हो गया, आपका इंटरनेट बैंकिंग हो गया, और आप कह सकते हैं जितने भी वॉलेट मनी हैं, तो ये सब क्या है, ई वॉलेट मनी जितने भी हैं, ये सब किस में आते हैं, टेक्निकल इन्वायरमेंट में। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की बात हम करेंगे तो जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ कुछ डिसीजन ले रही हैं या गवर्नमेंट जो है वो कुछ डिसीजन ले रही है, तो वो सारे के सारे किस में इंक्लूड हो जाते हैं, पॉलिटिकल में। लीगल का मतलब डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स, बहुत सारे, ठीक है, लॉ हो सकते हैं, कानून जिनको हम बोल सकते हैं, एक्ट, जो कहीं ना कहीं किसी पार्लियामेंट में या लेजिस्लेटिव असेंबली में पास किए जा रहे हैं, जैसे ट्रिपल डिवोर्स बिल हो गया आपका, तो लीगल इन्वायरमेंट में आ सकता है ना। तो सिमिलरली जीएसटी एक्ट की अगर हम बात करें तो इट में कम्स इनटू द लीगल इन्वायरमेंट, है ना। देन कमिंग टू इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में सिंपली इकोनॉमिक्स से रिलेटेड मैक्रो का आपको ध्यान में रखना है ना। पर कैपिटा इनकम हो गया, नेशनल इनकम हो गया, रेट ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी इट्स। तो ये सारे इन्वायरमेंट के डायमेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट है केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनको ध्यान से देखना है। इसके बाद में अगला जो टॉपिक हमारा आता है, ठीक है, तो कुछ एक टॉपिक्स हैं मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ, अभी हम उसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि एलपीजी अभी हम लोगों ने क्या किया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 है, उसको इकोनॉमिक्स में भी स्टडी किया है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में था हमारे सिलेबस में वो। फिर भी कुछ एक फीचर्स हैं जो आपको माइंड में रखने हैं, है ना, कि जिसमें पहले नंबर पे था आपका डी लाइसेंसिंग विच इज़ एसोसिएटेड टू बी डी रिजर्वेशन। उसके बाद में लिबरलाइजेशन का मतलब भी सिंपली यही है कि, ठीक है, लिबरलाइजिंग द बिजनेस पॉलिसीज़ फॉर द प्रोड्यूसर्स, यानी कि बिजनेसमैन के लिए बिजनेस करने की पॉलिसीज़ को आसान बना देना, क्या कहलाता है, लिबरलाइजेशन, है ना। तो अभी हम इस पर ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक्स पे मूव करेंगे। ये एलपीजी का टोटल है आपका, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। तो अभी बिजनेस इन्वायरमेंट के नेक्स्ट पोर्शन पे मैं मूव कर रहा हूँ, ठीक है। डीमोनेटाइजेशन बच्चों एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो डीमोनेटाइजेशन के बारे में ज़्यादातर बच्चों को ऑलरेडी पता है। डीमोनेटाइजेशन कब हुआ था, नवंबर 8 2016 में, जिसमें 500 रुपये और हज़ार रुपये के जो लीगल टेंडर थे उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन किया था। हमारे पीएम मोदी जी ने ये अनाउंस किया था मीडिया पे,
8 नवंबर 2016 को कि भाई 500 रुपये और 1000 के नोट आज रात 12 बजे के बाद से लीगल टेंडर नहीं होंगे। उसके बाद में कंट्री में इन 500 रुपये के 1000 रुपये के पुराने नोट्स को कंट्री में बंद किया गया, यानी कि बैन किया गया था। उसके बदले में 2000 रुपये के और 500 रुपये के नए नोट्स इशू किए गए थे। अब डीमोनेटाइजेशन जो है उसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो या किसी जनरल क्वेश्चन में भी ये पूछा जा सकता है, व्हाट वर द इम्पैक्ट्स, पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन, है ना। तो डीमोनेटाइजेशन के इम्पैक्ट की यहाँ पे हमने एक टेबल बनाई हुई है जो कि बहुत अच्छे से डिज़ाइन की गई है। देखिए, सबसे पहले डीमोनेटाइजेशन में मनी या इंटरेस्ट रेट्स, है ना। तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, पहले नंबर पे लिखा हुआ है मनी पे क्या इम्पैक्ट हुआ है। तो पहले नंबर पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे डिक्लाइन इन कैश ट्रांजैक्शंस, कैश ट्रांजैक्शंस में उसके बाद से काफ़ी डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ। आज आप देख रहे हैं डिजिटल ट्रांजैक्शंस बढ़े हैं और कैश ट्रांजैक्शंस में कमी आई है। तो ये मेनली किसकी वजह से हुआ, थैंक्स टू डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन ने हमें डिजिटल ट्रांजैक्शंस को सिखाया कि कैसे आप जो है वो वॉलेट मनी का यूज़ करें या अदर मोड्स ऑफ पेमेंट्स का इस्तेमाल करें और कैश का सर्कुलेशन इकॉनमी में कम हो। बैंक डिपॉजिट्स इंक्रीज़ हुए, बहुत सारी ब्लैक मनी थी जो बैंक्स में आई जिससे बैंक्स के डिमांड डिपॉजिट्स कई गुना बढ़े। इंक्रीज़ इन फाइनेंशियल सेविंग्स, लोगों की फाइनेंशियल सेविंग्स क्या हुई भाई, इंक्रीज़ हुई। उसके बाद में प्राइवेट वेल्थ की अगर हम बात करें तो डिक्लाइंड सिंस सम हाई डीमोनेटाइज्ड नोट्स, ठीक है, वर नॉट रिटर्न्ड एंड रियल एस्टेट प्राइसेस फेल। क्या हुआ कि भाई बहुत ज़्यादा अमाउंट में जिनके पास में 2 नंबर का पैसा था, ब्लैक मनी थी, तो उन्होंने उसको कई बार डिमोनेटाइज नहीं किया। तो जिन लोगों ने इसको डिमोनेटाइज नहीं किया या एक्सचेंज नहीं किए तो उनकी वेल्थ में कमी आई। और रियल एस्टेट प्राइसेस मेनली ब्लैक मनी में जहाँ पे ज़्यादा इन्वॉल्व थी, लोग 2 नंबर का पैसा रियल एस्टेट में उस टाइम पे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे, तो रियल एस्टेट के प्राइसेस में काफ़ी कमी हुई थी, यानी कि रियल एस्टेट में जो प्राइस था वो काफ़ी नीचे आया, है ना। जनरली पब्लिक सेक्टर वेल्थ पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर की जो वेल्थ थी वो अनअफेक्टेड थी। उसके बाद अगर हम बात करें डिजिटाइजेशन, तो डिजिटल ट्रांजैक्शंस में बहुत बड़ा इंक्रीज़ हुआ है। ज़्यादातर ऐसे जैसे रुपए हो गया, यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, या अदर डिजिटल ट्रांजैक्शंस कई गुना बढ़ गए, है ना। रियल एस्टेट के प्राइस डिक्लाइन हुए और टैक्स कलेक्शंस और टैक्स इन्वेजन्स जो था वो कम हो गया, टैक्स कलेक्शन बढ़ गया, यानी कि टैक्स कलेक्शन पहले से कई गुना इंक्रीज़ हुआ, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। क्वेश्चन क्या है, इसको दूसरी तरीके से भी पूछा गया है, व्हाट हैज़ बीन द मैनेजरियल रिस्पांस टू एलपीजी, यानी कि जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जो 1991 में हुआ, तो उसका मैनेजरियल रिस्पांस क्या है, यानी कि उससे इंडस्ट्रीज़ में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, बिजनेस और इंडस्ट्रीज़ में क्या क्या बदलाव हुआ है। तो यहाँ पे कुछ एक पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि एलपीजी आने की वजह से, लिबरलाइजेशन की वजह से, प्राइवेटाइजेशन की वजह से और ग्लोबलाइजेशन की वजह से, ठीक है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं बिजनेसमैन की पॉलिसीज़ में और इंडस्ट्रीज़ में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो पहले नंबर पे अगर आप देखेंगे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से, एलपीजी आने की वजह से कंपटीशन कई गुना बढ़ गया, इंक्रीजिंग कंपटीशन। सेकंड नंबर पे कस्टमर हैज़ बिकम मोर डिमांडिंग। नंबर 3, रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी में ज़बरदस्त चेंजेस आने स्टार्ट हुए क्योंकि फॉरेन कंपनीज़ इंडिया में आने लगी, फॉरेन टेक्नोलॉजी इंडिया में आई और इंडियन जो कंपनीज़ थी उन्होंने भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ की टेक्नोलॉजी को भी कॉपी करना स्टार्ट किया और नई इन्वेंशंस भी हुई। एक कंपटीशन हो गया कि भाई कौन ज़्यादा से ज़्यादा नई टेक्नोलॉजीज़ को इन्वेंट करे और उसको बिजनेस के मॉडल में यूज़ करे। नेसेसिटी फॉर चेंज, जो ओल्ड फैशन कंपनीज थी उनके लिए एक नेसेसिटी बन गई कि वो अपने बिजनेस मॉडल में चेंजेस लाएं, अपने प्रोडक्ट्स में चेंजेस करें, अपनी सर्विसेज में चेंजेस करें। इट बिकेम ए मैटर ऑफ सर्वाइवल। नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, अब कंपटीशन बढ़ गया भाई। कंपटीशन जब बढ़ गया है तो आपको अच्छे प्रोडक्ट्स देने पड़ेंगे, अच्छी सर्विसेज देनी पड़ेंगी। उसके लिए जो कंपनी सबसे अच्छा ह्यूमन रिसोर्स मेंटेन करेगी, है ना, तो उसके गुड्स की क्वालिटी भी अच्छी होगी, सर्विसेज की क्वालिटी भी बेटर होगी, यानी कि एडवांस मॉडल होगा बिजनेस का, तो वो कंपनी जल्दी सक्सेस होगी। तो फोकस कहाँ पे आ गया कि ह्यूमन रिसोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप किया जाए। मार्केट ओरिएंटेशन, देन लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर्स, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे नीचे डिस्कस किया गया है। मैनेजरियल रिस्पॉन्स टू एलपीजी, फर्स्ट नंबर पे क्या लिखा हुआ है, इंक्रीजिंग कंपटीशन। तो चेंज इन द रूल्स ऑफ द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एंड एंट्री ऑफ फॉरेन फर्म्स, इंडियन मार्केट हैज़ इंक्रीज्ड मार्केट कंपटीशन इन इंडिया।
तो फॉरेन कंपनीज़ की आ जाने की वजह से, फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनीज़ में का इंडिया में आने की वजह से जो हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट का जो कंपटीशन था वो कई गुना बढ़ा। यानी कि अब इंडियन कंपनीज़ या डोमेस्टिक कंपनीज़ का कंपटीशन सीधे किससे था? बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ से। तो कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया। डी लाइसेंसिंग पॉलिसी होने से फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में आनी स्टार्ट हो गई। मोर डिमांडिंग कस्टमर्स। जनरली क्या था भाई, 1991 से पहले हमारे डोमेस्टिक कंपनीज के जो भी गुड्स एंड सर्विसेज थे वो जनरली उतनी बेटर क्वालिटी के नहीं थे, उतने एडवांस फीचर्स वाले नहीं थे, और रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बड़ी लिमिटेड थी। यानी कि बहुत लिमिटेड चॉइस थी, कस्टमर हैज़ टू परचेज दीज प्रोडक्ट्स। उसके बाद 1991 के बाद जब मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में आनी स्टार्ट हो गई तो एक ही प्रोडक्ट की कई सारी रेंज मार्केट में आनी स्टार्ट हो गई। अब कस्टमर जो है वो सेलेक्टिव हो गया। उसके बाद बहुत सारे ऑप्शन हो गए कि भाई कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करें, कौन सा प्रोडक्ट ना यूज़ ना करें। जैसे कि अगर हम बात करें तो 1991 से पहले इंडिया में ऑटोमोबाइल सेक्टर में 2 ही 3 कार के मॉडल होते थे। कस्टमर की मजबूरी थी, उन्हीं में से एक आध को ख़रीदना है, चाहे वो जैसे भी हों। अभी आज की डेट में अगर आप देखोगे तो इंडिया में, ठीक है, कार कंपनीज़ ही करीब 20-25 से ज़्यादा हैं, और आए दिन हर महीने 2-3 नए कार के मॉडल लॉन्च होते रहते हैं। तो कस्टमर आज की डेट में डिमांडिंग हो गया है। वो अच्छे से सर्च करता है, उसको जो कंपनी बेटर सर्विसेज, बेटर बेनिफिट्स या ज़्यादा बेनिफिट्स कम प्राइस में देती हैं वो उसको परचेज़ करता है। थर्ड वन, दी रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। इंक्रीज कॉम्पिटिशन फोर्सेज द फर्म टू डेवलप द न्यू वेज टू सर्वाइव एंड ग्रो इन द मार्केट। देखिए हुआ क्या, जैसे ही कॉम्पिटिशन मार्केट में इंक्रीज़ हुआ तो 2 चीज़ें जो हैं वो मैटर ऑफ सर्वाइवल बन गई। यानी कि वो कंपनी जो इन 2 चीज़ों पे फोकस करेगी वो सर्वाइव कर सकती थी। एक तो रिडक्शन ऑफ कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना है आपने। दूसरे नंबर पे इम्प्रूवमेंट्स, कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट्स इन द गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये दोनों ही टेक्नोलॉजी के बगैर पॉसिबल नहीं है। आज की डेट में अगर किसी फर्म को अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट या ऑपरेशंस की कॉस्ट को कम करना है तो टेक्नोलॉजी का सपोर्ट लेना पड़ेगा, नई टेक्नोलॉजीज़ को बिज़नेस में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सेम थिंग विद द गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आपको पहले से ज़्यादा क्वालिटी में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने हैं, पहले से इनोवेटिव फीचर्स अगर आपको प्रोडक्ट्स में देने हैं, तो आपका फोकस कहाँ पे होगा? टेक्नोलॉजी पे। फोर्थ वन इज द नेसेसिटी टू चेंज। आफ्टर 1991 कई सारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स शट डाउन हो गए, यानी कि बंद हो गए। अगर भी स्मार्टफोन कंपनीज़ की ही आप बात करोगे तो कई सारे इंडियन कंपनीज़ का शट डाउन हुआ, जैसे इंटेक्स। अभी लावा ने फिर से कम बैक किया है, एक बार बंद हो चुकी है, ठीक है। तो बहुत सारी कंपनीज़ अगर हम बात करें जो पहले मोबाइल फ़ोन में लीडर थी या बहुत अच्छा बेच रही थी, कार्बन हो गई, आपने शायद नाम सुना हो, इंटेक्स का नाम सुना हो, माइक्रोमैक्स एक कंपनी होती थी, ये कंपनीज़ का शट डाउन हो गया क्योंकि इन्होंने अपने आप को टेक्नोलॉजी के इन्वायरमेंट में चेंज नहीं किया, यानी कि इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं किया। बट वो प्रोड्यूसर्स या वो कंपनीज जिन्होंने अपने आप को टेक्नोलॉजी के, ठीक है, चेंजिंग इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट किया, कॉन्टीन्यूस इंप्रूवमेंट किया, तो वो आज की डेट में मार्केट में सक्सेस हैं और कई कंपनीज मार्केट लीडर भी हुई। नेक्स्ट, कमिंग टू नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स। तो द चेंजिंग मार्केट कंडीशंस ऑफ टूडेज रिक्वायर्स पीपल विद हायर कॉम्पिटेंस एंड ग्रेटर कमिटमेंट, हैंस देयर इज़ अ नीड फॉर डेवलपिंग द ह्यूमन रिसोर्सेज, है ना। तो आज की डेट में देखिए कंपटीशन बहुत हाई है, कस्टमर जो है वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। तो वो कंपनीज जो अपने ह्यूमन रिसोर्स पे काम कर रही हैं, देखिए वाई माइक्रोसॉफ्ट इज़ बिग, ठीक है, इज़ द नंबर 1 माइक्रो सॉफ्टवेयर कंपनी इन द वर्ल्ड, क्योंकि वो फोकस कहाँ करते हैं? डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स में। दे सेलेक्ट द बेस्ट इंजीनियर्स ऑफ द वर्ल्ड, उनको बेस्ट ट्रेनिंग देते हैं और बेस्ट कॉम्पनसेशन डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पे बेस्ट सिलेक्शन, यानी कि बेस्ट सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़, जो क्रीम एम्प्लॉयज़ हैं उनको सेलेक्ट करना, उनको वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करना, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स उनके लिए ऑर्गेनाइज करना, और अच्छे से अच्छे कॉम्पनसेशन एंड अदर बेनिफिट्स प्रोवाइड करना। तो ये फोकस मेनली कहाँ है? ह्यूमन रिसोर्सेज पे। आज की डेट में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस जो है वो उसके ह्यूमन रिसोर्स पे डिपेंड करती है कि उसका कॉम्पिटेंस लेवल कैसा है और उसका कमिटमेंट कैसा है। तो जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं ये ह्यूमन रिसोर्स पे फोकस करती हैं, ह्यूमन रिसोर्स को हाईली डेवलप करेंगी, उनको ट्रेंड करेंगी, और उनको जो भी बेनिफिट्स दिए जाएंगे दीज वुड बी मैचिंग टू बेस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज़, ठीक है। तो बच्चों ये कंप्लीट रिवीजन था बिजनेस इन्वायरमेंट चैप्टर का। आई होप कि काफ़ी हद तक आपको समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट्स में, ठीक है, मैसेज भेज सकते हैं कि भाई मेरे ये डाउट्स हैं, तो हो सकता है अगर टाइम मिला तो मैं उसको क्लैरिफाई कर सकता हूँ।